हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा होगा अब तो फिज़िक्स पढ़ने में, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आप लोगों के फिज़िक्स टीचर, अब तो अच्छे से पहचान गए आप लोग। चलिए बच्चों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। मैंने पूरी कोशिश करी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उसको। उसके सारे डेरिवेशंस हमने बहुत सिंपल वे में आपको प्रेजेंट किए हैं। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, जो बैक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पिछली डेफिनेशंस हैं, जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए और यहाँ हमने डायरेक्ट उसको यूज़ लिया है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मैंने पूरी ईमानदारी से आप लोगों के सामने चैप्टर रखा है। अब ईमानदारी आप लोगों को बतानी है कि कितना अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। देखिए बच्चों, हर लेक्चर में मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें करी, कंटिन्यूटी रखी, हर टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। हमने पहला पढ़ा RLC, फिर उसके बाद RL एंड C डिफरेंट पढ़े, फिर हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, फिर हमने उसका पावर फैक्टर पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स एक के बाद एक लिंक्ड है। अगर हमने एक टॉपिक भी बीच में छोड़ दिया, एक लेक्चर भी आपने बीच में छोड़ दिया कि चलो उसको तो स्किप कर देते हैं, तो उससे नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी से आप लेक्चर्स को देखते रहें, साथ में रिविज़न करते रहें, हाथ से लिखते रहें। किसी ने कहा है, सक्सेस विल कम्स व्हेन यू आर व्हाट? कंटिन्यू, अदरवाइज यू डिड नॉट अचीव योर सक्सेस। आपको सक्सेस तभी मिलेगी, सफलता तभी मिलेगी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। और अगर आप लगातार नहीं बने और आपने सोचे कि नहीं तो हम तो ऑकेजनली कभी पढ़ लेंगे फिजिक्स, 2 दिन पहले पढ़ लेंगे फिजिक्स, तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। डेरिवेशन सब भूल जाओगे और एग्जाम में जाके बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। जो आती चीज़ें वो भी नहीं करके आ पाओगे। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है, रिविज़न बहुत ज़रूरी है। चलिए, हम आज वापस आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ AC। हमने AC तो पूरा पढ़ लिया। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो जो डेफिनेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो जो टर्म्स हैं, उससे रिलेटेड जो जो फिनोमिनाज हैं, उसके डेरिवेशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया। लेकिन ये काम कहाँ आता है? किन किन ऐसे डिवाइसेस में अल्टरनेटिंग करंट को काम में लिया जाता है? कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड हैं, उसके ऊपर काम करते हैं? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर ही है, अनुप्रयोग प्रत्यावर्ती धारा के। अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के अनुप्रयोग। बेसिकली बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन आप लोगों का जो 12th का कोर्स है उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांसफार्मर है और एक जनरेटर है, जनित्र है। ये 2 डिवाइस ऐसे हैं जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, इसलिए हम इन्हीं पे ही फोकस करेंगे। बाकी चॉक कॉइल है और हम ये कह सकते हैं मोटर है, और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो अल्टरनेटिव करंट पे काम करते हैं। लेकिन हम इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ते हैं, हम उसी पे ही फोकस करते हैं जो हमारे 12th के कोर्स का है। तो 12th के कोर्स में जो 2 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है ट्रांसफॉर्मर, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में ही कहा था। इंग्लिश के साथ थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को एक्सेप्ट करने की आदत डालिए। ठीक है, सेकंड जो हमें करना है, फर्स्ट टॉपिक तो है ट्रांसफॉर्मर, और सेकंड टॉपिक जो हमें करना है वो है अल्टरनेटिंग जनरेटर, प्रत्यावर्ती जनित्र, जो जनरेट करता है प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जनरेट करता है, बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिंग जनरेटर कहा जाता है। तो ये 2 टॉपिक्स हमें आज के लेक्चर में कवर करने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर से। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? कुछ बता सकते हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? किसी ने कुछ सुना हुआ ट्रांसफॉर्मर के बारे में? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को
लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उच्च विभवांतर को निम्न विभवांतर में कन्वर्ट करता है, और इसका उल्टा भी करता है, निम्न विभवांतर को उच्च विभवांतर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट का ही एक डिवाइस है, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज लिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को ही यूज लिया जाता है। पर ये क्या करेगा कि जो हाई वोल्टेज की लो करंट है, उच्च विभवांतर की जो निम्न धारा है, उसको निम्न विभवांतर की उच्च धारा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ये यही करेगा, हाई वोल्टेज को लो में करेगा और जब जरूरत होगी तो लो को हाई में करेगा। क्योंकि कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या कई ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जहां हमेशा एक जैसे ही वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आप लोगों को, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो स्टेशंस होते हैं, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं, वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स का काम क्या होता है, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट हुई है, बहुत सारी धारा या बहुत सारा विभवांतर उत्पन्न किया गया, बहुत सारी बिजली उत्पन्न की गई है। अब वही बिजली, इतनी हाई वोल्टेज की बिजली जब हमारे घरों में आएगी, तो हमारे घरों में हमें इतनी चाहिए क्या? किसी के घर बड़ा है, उसके अंदर 4 एसी लगे हुए हैं, तो उनको ज्यादा बिजली की जरूरत है। उसी लाइन में एक आगे और घर है जहां 2 ही एसी लगे हुए हैं, उनको और कम की जरूरत है। और आगे चले गए, एक ही एसी लगा हुआ या एसी लगा हुआ ही नहीं है, तो उसको और कम की जरूरत पड़ेगी। आगे मान लिया कि कोई कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो वहां पे और ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और रिक्वायरमेंट अलग अलग होने के कारण हमें हर घरों में अलग अलग हम कह सकते हैं एक लिमिट की वोल्टेज हमें सप्लाई करनी पड़ती है, अलग अलग लेवल की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। उस केस में ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर जब जरूरत होगी तो लो को हाई में बदल देगा, और जब जरूरत होगी तो हाई को लो में बदल देगा। जैसे कि कोई एक घर है, आपकी जो स्टेशन था जहां ये जनरेट की गई थी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आई, वो कुछ सबसे जो बिगर यूनिट होती है एनर्जी की, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मान लिया कुछ 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वहां से आई। ठीक है, अब वो एनर्जी किसी एक घर में जा रही है जहां पे एक भी एसी नहीं लगा हुआ है, सिंपल पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइट चलती है, फ्रिज है, एसी, जो सिंपल नॉर्मल एक आम घर होता है उस तरह से है। अब उसको तो इतनी 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं चाहिए ना, उसको तो कुछ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। तो इस केस में उस घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो जो हाई वोल्टेज स्टेशन से आया था उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ताकि उस घर के अंदर जितने भी एप्लायंस है वो सेफली काम कर सके। ठीक है, और आगे चले गए, उसी लाइन में एक मान लिया फैक्ट्री लगी हुई है, और उसको तो मान लिया कुछ 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी मशीनें चलती है। तो क्या करेंगे, इतनी लो करंट अगर उसको जाएगी, इतनी लो वोल्टेज अगर उसको मिलेगी, तो उसकी तो डिवाइस ही काम नहीं करेंगे, उसकी मोटर उठ ही नहीं पाएगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसकी वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए वापस वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा जो क्या करेगा, वोल्टेज को हाई करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है। हाई को लो में भी बदलता है और लो को हाई में भी बदलता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ, यह एक ऐसी युक्ति है जो उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर की निम्न धारा, हाई वोल्टेज की लो करंट, इसको किस में बदलता है, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर की उच्च धारा में बदलता है। ठीक है, हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में बदलता है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकता है, लो वोल्टेज की हाई करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में भी बदल सकता है। दोनों काम कर सकता है। ये सिर्फ वोल्टेज को बदलता है, शक्ति प्रवर्धन नहीं करता है। पावर में कोई फर्क नहीं आता है, हम इनपुट पे पावर निकाले, इनपुट पे शक्ति निकाले या आउटपुट पे शक्ति निकाले, शक्ति हमेशा समान रहेगी, शक्ति में किसी तरह का कोई प्रवर्धन नहीं होगा। तो अगर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिंपल हमें ये डेफिनेशन लिखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर कभी भी आपका छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा।
ट्रांसफॉर्मर हमेशा आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर या 5 नंबर में आएगा। उसमें आपसे यही पूछा जाएगा ट्रांसफॉर्मर से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्मर की संरचना समझाइए, इसकी कार्यप्रणाली समझाइए, इसमें होने वाली हानियां समझाइए, और भी आगे की जो टर्म्स है जो इस ट्रांसफॉर्मर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वही सारी चीजें लिखनी होगी। तो ये जस्ट एक डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मर दोनों काम करता है, हाई वोल्टेज को लो में भी बदलता है और लो वोल्टेज को हाई में भी बदलता है। तो उस बेसिस पर ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप्स हैं, एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है उसको क्या कहा जाता है, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। उच्च कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है उच्च कर रहा है, उच्च कर रहा है मतलब बढ़ा रहा है। तो बढ़ाएगा किसको, जो हमने इनपुट पे वोल्टेज लगाया उसको बढ़ाकर आउटपुट पर दे देगा। तो इस केस में जो हमारा V इनपुट होगा, V इन, वो छोटा होगा और जो हमारा V आउटपुट होगा वो बड़ा होगा। जो हमने लो वोल्टेज लगाया उसको हाई करके आउटपुट पर देगा। ठीक है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। नाम से ही पता चल जाएगा उच्च कर रहा है, जो हमने इनपुट पर लो वोल्टेज लगाया उसको हाई करके आउटपुट पर दे रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी नाम है, इसको हम कहते हैं स्टेप अप। एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाना मतलब क्या हुआ, हाई करना। ठीक है, तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इसी तरह से अपचाई, अप कर रहा है, डाउन कर रहा है, किसको डाउन करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा। उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर को किस में बदल रहा है, निम्न प्रत्यावर्ती विभवांतर में बदल रहा है। हाई वोल्टेज है जिसको लो कर रहा है, तो इस केस में हमारा V इनपुट क्या होगा, छोटा होगा और V आउटपुट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता। समझ में आ गई ये चीज, नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा सही फॉर्मूला बना के लिख देती हूँ। V इन छोटा होगा, V आउट बड़ा होगा। इस केस में जो फॉर्मूला बेसिकली लिख रहे हैं वो हो जाएगा V इन बड़ा होगा और V आउट छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। केवल हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, उसका जो नाम है उस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये काम क्या कर रहा है, राइट। चलिए, तो ये तो हुई जस्ट डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर करता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप में हम बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर दिखता कैसा है। ये तो चलो हमने डेफिनेशन बता दी कि ट्रांसफार्मर ऐसा होता है, ट्रांसफार्मर के इतने टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर अपन मार्केट में लेने जाए, हो सकता है अपने घरों में देखा भी हो, हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स की इलेक्ट्रिकल की शॉप्स हों, या फिर आप लोग कभी मार्केट में निकले हों, तो ये छोटा सा डिवाइस आपने कभी देखा है, कहीं देखा ही होगा। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मार्केट में दिखता कैसा है हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है, वरना हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। अब मार्केट में आप कभी भी जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे और आपको ये दिखेगा, अरे यार ये तो वही है ट्रांसफार्मर जो हमने पढ़ा था, है ना। तो एक्चुअली वो कैसा दिखता है हमें वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो ट्रांसफार्मर हमारा इस तरह का दिखता है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब जब इसकी संरचना समझाऊंगी तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हमने बीच में बना रखे हैं, ये वाली, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइंस हमारी पटलित क्रोड है। ठीक है, और जो ये दिख रहे हैं ये होते हैं फेरों की संख्या, राइट। तो अब जब हम इसकी संरचना समझेंगे उसके अंदर और डिटेल में इसको समझेंगे। नेक्स्ट, हमने बताया ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ट्रांसफार्मर, ताकि अगर एमसीक्यू में आ जाता है या आपके सेक्शन ए में आए तो आपको जस्ट इस टेबल से, इस डायग्राम से ये समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर के टाइप्स कैसे होते हैं और वो क्या फिनोमिना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसफार्मर। हमने कहा ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, स्टेप
अप, उच्चई, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेप डाउन, अपचई। अगर अपन किसी भी चीज को ऐसे फ्लो चार्ट बना के करते हैं, ब्लॉक्स बना के करते हैं, तो याद करना इजी हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स है, स्टेप अप उच्चई ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन अपचई ट्रांसफार्मर। काम क्या कर रहा है, डेफिनेशन समझ में आ गई है आपको। स्टेप अप एक स्टेप बढ़ा रहा है, मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो इसके अंदर इनपुट वोल्टेज कम होगा और आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो इनपुट का वोल्टेज कम होगा और आउटपुट का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से स्टेप डाउन एक स्टेप कम कर रहा है, मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है। वोल्टेज को कम कर रहा है तो हमारा जो इनपुट है वो बड़ा होगा और आउटपुट छोटा होगा, ठीक है। जिस घरों में कम बिजली की जरूरत है वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। जिन घरों में या फैक्ट्रीज में ज्यादा बिजली की जरूरत है वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं। अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, दोनों की संरचना में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। संरचना में क्या फर्क होता है, हम इसके अंदर कुछ फेरों की संख्या बनाते हैं। जो इनपुट स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ फेरे डाले जाते हैं। तो अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की संख्या है, इनपुट के अंदर, प्राइमरी के अंदर वो कम होते हैं और सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेप डाउन में जो इनपुट में फेरों की संख्या है वो ज्यादा होती है और आउटपुट में फेरों की संख्या कम हो जाती है। ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट है जो हमें याद करने में इजी बना देता है। आपने पूरी संरचना अच्छे से पढ़ ली, आपने पूरा इसको डिटेल में पढ़ लिया, अब केवल एक फ्लो चार्ट आप एग्जाम में याद करके चले गए तो फिर आपको लिखना इजी हो जाएगा। एग्जाम में ये बनाना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है आपका, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया तो अब इसको लिख आप अपने लैंग्वेज में आराम से सकते हो। तो एग्जाम में इसको नहीं बना क्या होगा, ये सिर्फ समझना है आपको, राइट। चलिए, हमने बताया दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, कौन कौन से, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये देखिए दिख रहा है ना फिगर में, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। देखिए याद आया मैंने क्या कहा, जो इनपुट है उसमें फेरों की संख्या कम होगी और आउटपुट में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये दिख रहा है ना इसमें, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है हमारा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में मैंने क्या बताया, इनपुट में फेरों की संख्या कम होगी, यहाँ पे देखो ये दो ही फेरे दिखा रखे हैं, और आउटपुट में फेरों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेरे दिखा रखे हैं। जितने फेरों की संख्या आउटपुट में ज्यादा होगी उतना ही वोल्टेज आउटपुट का हाई होगा। अगर हमें मान लिया हमने इनपुट पर कुछ 10 मेगावोल्ट लगाया लेकिन हमें आउटपुट पे कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो हमें फेरों की संख्या आउटपुट में उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होगी हमारा आउटपुट वोल्टेज उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इसी तरह से अगर अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म जस्ट उल्टा है, इनपुट पे ज्यादा होगा और आउटपुट पे कम हो जाएगा। तो इनपुट में फेरों की संख्या ज्यादा दिख रही है ना यहाँ पे, ये देखो, और आउटपुट में फेरों की संख्या कम हो गई। तो अब अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या होता है तो ये फिगर याद रखना। ये फिगर याद है तो अपना आप इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इसके टाइप्स लिख सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम इसके सिद्धांत पर। ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बता सकता है आप लोगों में से कोई? अन्योन्य प्रेरण, आप लोगों ने 10th में फैराडेज लॉ पढ़े थे, वहां पे आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। इसका एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा है पढ़ रहा है, मान लिया उसके नंबर कम आए, उसको एक चाटा पड़ा और उसके मार्क्स बढ़ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, कम मार्क्स उसके आए थे, जो प्रभाव डाला गया वो भी उस पर डाला गया और रिजल्ट भी उसी ने दिया। तो ये क्या हुआ, स्वप्रेरण हुआ। हमारे पास एक कुंडली है, उस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और उसी के अक्रॉस विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसी में ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो ये कहलाता है स्वप्रेरण।
ठीक है, चाटा भी उसी बच्चे को पड़ा और रिजल्ट भी उसी बच्चे ने अच्छा दिया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, चाटा पास वाले को पढ़ रहा है, रिजल्ट दूसरा वाला दे रहा है, उसके पास वाला दे रहा है, तो इसमें क्या हुआ, एक प्रभाव तो किसी और पे डाला गया लेकिन रिजल्ट उस दूसरे ने दिया, तो ये कहलाता है हमारा अन्योन्य प्रेरण। दो कुंडलियां हैं, पास पास रखी गई है, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करी गई है और दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो ये कहलाता है हमारा अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत। अब जब भी अन्योन्य प्रेरण पढ़ोगे ना, ये एग्जाम्पल याद आ जाएगा और आराम से इसकी डेफिनेशन लिख लोगे। तो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि हम ट्रांसफार्मर की इस एक कॉइल में धारा प्रवाहित करें, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कुछ परिवर्तन करें और उसका प्रभाव इस वाली कुंडली में दिखाई दे। डायरेक्ट उस वाली कुंडली में हमने कोई धारा में चेंज नहीं किया, डायरेक्ट उस वाली कॉइल में हमने कोई करंट में चेंज नहीं किया, कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं किया, सिर्फ जो भी चेंजेस किया है वो हमने इस वाली कुंडली में किया है, लेकिन इसका इफेक्ट हमें इसके अंदर दिखा है, तो ये कहलाता है अन्योन्य प्रेरण। इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अब अगर इसकी संरचना समझे हम कि किस तरह की संरचना दिखाता है, तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम याद है, संरचना अपनी लैंग्वेज में अपना आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो ये लैंग्वेज लिखी गई है आप वही लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस ये डायग्राम याद रखना है, डायग्राम को अच्छे से समझना है। ट्रांसफार्मर में ये बहुत सारे हमने टर्न्स बना रखे हैं, ये टर्न्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे, ये बहुत सारे टर्न्स दिख रहे हैं आपको। तो ऐसी बहुत सारी शीट्स होती है जिनको हम कहते हैं पटलित क्रोड, ठीक है, और इन पटलित क्रोड के ऊपर ये हमने बहुत सारे वायर, कॉपर वायर के टर्न्स बना रखे हैं। ये पटलित क्रोड किसका बना हुआ होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। हर चीज का कोई एक रीजन है, क्यों यहाँ पे नरम लोहा काम में लिया गया वो आगे समझाया जाएगा आपको, क्यों कॉपर वायर काम में लिया गया वो भी आगे समझाया जाएगा आपको। हर चीज का कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, वो भी आपको याद रखना बहुत जरूरी। जब हम ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ हमें संरचना समझनी है। ट्रांसफार्मर में ये बहुत सारे ऐसे पटलित क्रोड होते हैं, बहुत सारी ऐसी शीट्स होती है, जैसे अपन एक पेपर ले, उसके ऊपर दूसरा पेपर रख दे, उसके ऊपर तीसरा पेपर रख दे, ऐसे पेपर्स का एक बंच बना ले, तो ऐसा ही यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का बंच बना दिया जाता है कॉइल की फॉर्म में। ये दिख रहा है ना कॉइल, देखिए सिर्फ यही है, ये तो खाली है, ये बीच का खाली है, ठीक है। जैसे एक पेपर लिया, पेपर के बीच में हमने एक खड्डा कर दिया, एक स्क्वायर बना दिया, वो खाली है, और बाकी का वो जो फ्रेम बन गया वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रोड कहलाएगा, ठीक है। ये किसका बनता है, नरम लोहे का बनता है, सॉफ्ट आयरन का बनता है। उसके ऊपर ये जो वाउंडिंग की गई है, ये कॉपर वायर की होती है, तांबे के तार की होती है। अब तांबे के तार अगर एक दूसरे के साथ रखे जाएंगे, एक के ऊपर मैंने ऐसे तांबे के तार लपेट दिए, तो क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी वायर में करंट सप्लाई होती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिस कारण से ये सब चिपक सकते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है। आइसोलेटेड कैसे थे, आपके घरों में जो तार लगे हुए होते हैं, क्या कभी ऐसे बिल्कुल नंगे तार लगे होते हैं, क्या बिल्कुल खुले तार लगे होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स कहा जाता है। ऐसे ही कॉपर वायर्स को हम इसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, ऐसे कुंडली बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, ताकि ये एक दूसरे के साथ संपर्क में ना आ सके, एक दूसरे से अलग रहे, ठीक है। जो हमने यहां पे लगाई है, प्रारंभ में लगाई है, इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, प्रारंभिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली भी कहा जाता है इसको। जिस पर हम इनपुट वोल्टेज लगा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। और जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, इसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। सेम कॉपर वायर की होती है, ऐसे ही इंसुलेटेड होती है, इसको सेकेंडरी कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राइमरी कौन सी हुई, जिस पर हम इनपुट लगा रहे हैं, और इनपुट हम क्या लगा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो जहां पर हम इनपुट लगा रहे हैं वो हमारी प्राइमरी हो जाएगी, प्राथमिक हो जाएगी, और जिस पर हमें आउटपुट वोल्टेज मेजर करना है वो हमारी सेकेंडरी हो जाएगी। अब आप लोग बता सकते हो ये जो फिगर में बना हुआ है किस तरह का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, क्या बताया था, अगर
प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में फेरों की संख्या ज्यादा है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम है, तो वो अपचयी ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये हमारा कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम में अगर एग्जाम में नाम से आता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की संरचना समझाइए, अब उच्चयी ट्रांसफॉर्मर की संरचना समझाइए, तो डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको प्राइमरी में फेरों की संख्या कम करनी है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या बढ़ा देनी है। अगर अपचयी आता है, स्टेप डाउन आता है, तो आपको प्राइमरी में फेरों की संख्या बढ़ानी है और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम करनी है। ठीक है, लेकिन आज तक तो कभी नाम से पूछा नहीं गया है। जनरली हमेशा ट्रांसफॉर्मर की संरचना समझाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए ही आता है। लेकिन अगर बाय चांस आ जाए एग्जाम में ऐसा, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, बनाते वक्त ही ध्यान रखना है। अगर आपने बनाते वक्त ध्यान में रखा, एग्जामिनर ने देखा, तो वो अपना आप समझ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो आपकी ये थ्योरी नहीं पढ़ेगा, आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें बनाते वक्त भी अपना कॉन्शियस माइंड रखना है, हमें अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आना है। चलिए, अब इसी चीज को अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या लिखेंगे हम? इसमें नरम लोहे के एक बटलित क्रॉड है जिसके ऊपर तांबे के प्रखर तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती है। उच्चयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में, प्राइमरी कॉइल में मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों किया जाता है? हर चीज का कोई रीजन होता है। क्या कह रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे, फेरे कम करने हैं, तार को मोटा करना है। क्या कारण है? रेजिस्टेंस में आप लोगों ने पढ़ा है प्रतिरोध क्षेत्रफल के इनवर्स होता है। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर हमने पतला तार लिया, ये एक पतला तार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ? कम हुआ। क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल क्या होता है? ये जो एरिया बन रहा है ना, ये इसको क्षेत्रफल कहा जाता है। जहां से हमारी तार, जैसे ये है हमारा, तो इसमें जो ये आगे वाला पोर्शन है, ये क्षेत्रफल लिया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? काट क्षेत्रफल कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कहते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। क्योंकि धारा जो जाएगी वो सिर्फ इसी एरिया में से जाएगी, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे कि क्षेत्रफल ये तो है, तो एक बेलन, बेलन का क्षेत्रफल तो कुछ और होता है। आप यहाँ पे क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख रहे हो, जब अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेना है, सिर्फ जहां से धारा अंदर एंटर हो रही है वही एरिया लेना है। तो अगर पतला तार है तो उसमें जो क्षेत्रफल है वो कम होगा, क्षेत्रफल कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो धारा क्या होगी? कम होगी। अगर इसका उल्टा कर दे, मोटा तार ले लें अपन, ये एक मोटा तार है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा, धारा उतनी ही आराम से प्रवाहित होगी। तो उच्चयी ट्रांसफार्मर का काम क्या है? उच्चयी ट्रांसफार्मर का काम है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना। तो अगर हमें वोल्टेज को हाई करना है तो धारा को भी बढ़ाना है, और धारा को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। यही कारण है कि प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे लिए जाते हैं और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे लिए जाते हैं। अपचयी में इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपचयी है। ठीक है, अपचयी में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अपचयी में हमें क्या करना है? करंट को कम करना है, वोल्टेज को कम करना है। तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। या मोटे तार के कम फेरे लिए थे, अब हम क्या करेंगे? प्राथमिक में पतले तार के अधिक फेरे लेंगे और द्वितीयक में मोटे तार के कम फेरे लेंगे। अब क्यों मोटा लेते हैं, क्यों पतला लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। एक एग्जांपल ले सकते हैं। आपके घरों में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है। उसके लिए जो वायर काम में लिया जाता है वो कैसा होता है? मोटा होता है कि पतला होता है? मोटा होता है। और यही आप अपना चार्ज करने के लिए देख लो, आप चार्जिंग के लिए जो काम में लेते हैं, या फिर कोई भी छोटा एप्लायंस ले लीजिए आप, उसके लिए बल्ब जलाना है अपन को सिंपल, तो उसके लिए जो तार लेते हैं वो पतला लेते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है। रेजिस्टेंस एरिया के रेसिप्रोकल होता है, इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर वहां पे, क्योंकि अगर अपन एसी चला रहे हैं तो उसको ज्यादा करंट की जरूरत है, ज्यादा करंट करनी है तो उसका रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, प्रतिरोध कम होगा तो अपने आप उसके अंदर धारा ज्यादा जाएगी। तो अगर अपन ने उसका एरिया बढ़ा दिया
मोटा कर दिया उसको, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। यही अगर अपने पास एक पतला तार है, मेरे को सिंपल एक बल्ब ही जलाना है, तो बल्ब को तो कम करंट चाहिए ना, ज्यादा चाहिए तो वो तो फ्यूज हो जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा, फूट जाएगा पूरा। तो उस केस में हमें पतला तार देना है ताकि उसके अंदर कम धारा प्रवाहित हो, और तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो कम धारा को प्रवाहित करेगा, धारा को रोकेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, हमें धारा ज्यादा चाहिए या हमें धारा कम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध तार को मोटा या पतला बनाया जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे हमारा उच्चयी ट्रांसफार्मर बनाना है या अपचयी ट्रांसफार्मर बनाना है, उसमें काम में लिया जाता है। आगे हम इसकी संरचना समझें और कि किसकी संरचना कैसी होती है। अच्छा, अभी इसी पे समझाती हूँ मैं आपको, कुछ चीजें इसमें रह गई है। ये तो हमने बता दिया कि प्राइमरी में तार कैसा होना चाहिए और कितनी संख्या होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हम इनपुट पर वो लगाते हैं, उस प्रत्यावर्ती धारा को लगाते हैं जिसको हमें बदलना है, उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया जाता है जिसको बदलना है, मतलब जिसको हाई करना है या जिसको लो करना है, वो हमारा यहाँ पे इनपुट पे लगाया जाता है। इसको क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, वीपी। वी मतलब वोल्टेज, पी मतलब प्राइमरी, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है ना, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पी से डिनोट करेंगे। और जो हमें आउटपुट, जिसको हमें वोल्टेज देना है, जिस डिवाइस को हमें ऐसी प्रत्यावर्ती धारा देनी होती है, उसको यहाँ पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो है Vs, सेकेंडरी का वोल्टेज, द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल या विभवांतर। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी सिंपल संरचना। अगर संरचना पूछी जाए तो ये हो गई इसकी संरचना। आपने डायग्राम बना दिया, बता दिया, रिप्रेजेंट कर लिया इसको कि ये फेरों की संख्या होती है, इस तरह का होता है, अपचयी ऐसा होता है और उच्चयी ऐसा होता है। इसके अंदर पटलित क्रोड होते हैं, इसमें जो प्राइमरी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे रखे जाते हैं, सेकेंडरी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे रखे जाते हैं। ये पूरी लैंग्वेज हमारी संरचना की हो गई। अब हम समझते हैं इसकी कार्य प्रणाली, ये काम कैसे करता है। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसकी कार्यप्रणाली कैसी हो जाएगी, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, हमने प्राइमरी पर क्या लगा दी, अपना एसी वोल्टेज लगा दिया। एसी वोल्टेज लगाने के कारण उस प्राइमरी कॉइल में, जो हमारी प्राइमरी कुंडली थी, प्राथमिक कुंडली थी, उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो गई। और उसका प्रभाव किसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण हो रहा है, तो इसका प्रभाव किसमें देखने को मिलेगा, द्वितीयक कुंडली में मिलेगा। धारा तो हम प्राइमरी में कर रहे हैं, धारा जो प्रवाहित कर रहे हैं वो हम प्राथमिक में कर रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव मिलेगा वो हमें द्वितीयक में मिलेगा। तो प्राइमरी कॉइल में जो प्राथमिक कुंडली है उसमें तो हमने धारा प्रवाहित करी, और अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। अन्योन्य प्रेरण के कारण मैंने इस बच्चे को चाटा मारा, लेकिन पढ़ाई दूसरे बच्चे ने करी और वो ज्यादा मार्क्स लेके आया। यही चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक है, मान लिया जो प्राइमरी है उसमें फेरों की संख्या Np है और जो सेकेंडरी है उसमें फेरों की संख्या Ns है। अब विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फैराडे का लॉ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, E = -d∅dt। ये फैराडे का लॉ पढ़ा था। यहाँ फाई क्या है, फ्लक्स। फ्लक्स भी हमने जब प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक स्टार्ट किया था वहां बता दिया था। दी गई कुंडली में से, दिए गए अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र में से एक साथ जितने विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है या जितनी चुंबकीय धाराएं प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फाई हमारा यहाँ पे फ्लक्स है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यही क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। और ये माइनस साइन क्यों आता है, पढ़ा था ना, लेंज लॉ। लेंज के अकॉर्डिंग, जो लेंज का नियम है वो ये बताता है कि धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है, विद्युत वाहक बल उसके अपोजिट दिशा में होता है। जैसे मान लिया मेरे पास ये कॉइल है, ये ऐसी एक कॉइल है और मेरी जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस दिशा में हो रही है, तो जो विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा वो इस दिशा में होगा। इसी कारण से यहाँ पे माइनस का साइन आया। प्राइमरी में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो कितना होगा, अब यहाँ पे तो हमारे पास एक ही कॉइल थी,
इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, या हमने n लिखा ही नहीं। ऐसे अगर हमारे पास बहुत सारी कॉइल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो क्या होती है, ऐसी बहुत सारी कॉइल्स होती है ना, ऐसी 1 2 3, और फिर इस पे हम यहाँ पे फेरे बना देते हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न में से इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ऐसे हमारे पास n टर्न्स है। हमने क्या कहा, प्राइमरी में फेरों की संख्या np है, अगर एक में इतना हो रहा है तो np में इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी में जो प्राथमिक कुंडली थी उसमें विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, s आ रहा है, ये हम s लिख रहे हैं, मतलब फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो द्वितीयक कुंडली में हो रहा है। धारा तो हमने प्राथमिक में करी, विद्युत वाहक बल भी किस में हुआ, प्राथमिक में हुआ, लेकिन फ्लक्स किसका चेंज हुआ, सेकेंडरी कॉइल का चेंज हुआ, इसलिए हम यहाँ पे फाई s लगाते हैं। ठीक है, EP इज इक्वल टू माइनस NP d फाई s बाई dt। उसी तरह से सेकेंडरी का कितना हो जाएगा, माइनस NS d फाई P, यहाँ P आ जाएगा, d फाई P बाई dt। अगर हम प्राइमरी के लिए विद्युत वाहक बल ले रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन सेकेंडरी में होगा, और अगर हम सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल ले रहे हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन प्राइमरी में होगा, बस उल्टा होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, उससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इन दोनों का रेशियो बना देती हूँ, EP अपॉन ES कर देती हूँ, माइनस NP d फाई s बाई dt माइनस NS d फाई बाई ds, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, माइनस NS d फाई P बाई dt कर देती हूँ। अब फ्लक्स में परिवर्तन दोनों में समान होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो कॉमन है, हमने जो प्रत्यावर्ती धारा लगाई है वो दोनों में सोर्स कॉमन लगाया है, इसलिए फ्लक्स में परिवर्तन दोनों में समान रहेगा। तो ये और ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। जो प्राइमरी और सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका मान प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फेरों की संख्या है उसके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या निकला हमारा, EP अपॉन ES जो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के भी बराबर होगा वो इक्वल होगा NP अपॉन NS के। अभी हमने पीछे तो ये चीज डिराइव करी थी कि EP अपॉन ES किसके इक्वल होता है, NP अपॉन NS के। NP है प्राइमरी में फेरों की संख्या, NS है सेकेंडरी में फेरों की संख्या। जब हमने ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिखी थी वहीं हमने बताया था शक्ति में किसी तरह का कोई प्रवर्धन नहीं होता है, पावर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। अगर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर है, तो जितना हमारा निवेशी की शक्ति है, निवेशी शक्ति है, इनपुट पावर है, उतना ही हमारा आउटपुट पावर होगा, उतना ही हमारी निर्गत शक्ति होगी। शक्ति में किसी तरह का ना तो कोई प्रवर्धन होगा, ना ही उसके अंदर कोई डिमोशन होगा, ना तो वो एम्पलीफाइड होगा ना वो डी एम्पलीफाइड होगा। जितनी पावर इनपुट की थी उतनी ही पावर हमारी आउटपुट की बन जाएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 10th में पढ़ा था, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो अगर अपन ने प्राइमरी की बात करी है, इनपुट की बात करी है, तो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट, और अगर अपन ने आउटपुट की बात कर रही है तो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। ठीक है, VP अपॉन VS करेंगे तो IS अपॉन ये VP है, इसके नीचे में VS लिया, यहाँ IS इसके नीचे IP चला जाएगा, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा। मतलब जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। हो सकता है सेक्शन ए में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए, कई बार जो पेपर बनाते हैं ना एक्सटर्नल्स, वो थोड़ा सा घुमा देते हैं बच्चों को, और हम वही चीज नहीं समझ पाते और हम गलत करके आ जाते हैं। थोड़ा सा घुमा देने का मतलब है लैंग्वेज चेंज कर देंगे बस, वो और कुछ नहीं करेंगे। आता सब कुछ है आपको, लेकिन थोड़ा सा वो घुमा देंगे आपका कॉन्सेप्ट देखने के लिए कि बच्चे ने कितना डीपली पढ़ा है, कितना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो क्या कहेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन बताइए, आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन क्या हो गई। अब आपको ये तो पता ही है कि आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें किसी तरह का कोई शक्ति का ह्रास नहीं होता है या किसी तरह का शक्ति का प्रवर्धन नहीं होता है। जितनी इनपुट शक्ति है उतनी आउटपुट शक्ति है, और उससे हमने ये इक्वेशन भी डिराइव करी, लेकिन उस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है।
आदर्श ट्रांसफार्मर की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज का रेशियो है वो इक्वल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी की करंट के रेशियो के। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वोल्टेज करंट के इन्वर्सली होता है। देखो ना, Vp और Ip यहाँ रहा, Is यहाँ रहा, Vs यहाँ रहा, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हो गए। अब ये चीज अगर आपको याद है तो आप आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट। ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स कैसे होते हैं, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। एक और चीज है, ट्रांसफार्मर में बहुत तरह के लॉसेज होते हैं, बहुत सारी तरह की हानियां होती हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही आता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी तरह की हानियां पाई जाती है। तो हम ट्रांसफार्मर की हानियां भी समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में कितनी तरह की हानियां मिलती है। ट्रांसफार्मर में मोस्टली 4 तरह की हानियां मिलती है और उन हानियों को कम भी किया जा सकता है। उसकी संरचना करते वक्त, उसको बनाते वक्त, उसका फैब्रिकेशन करते वक्त इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखकर हम उसमें होने वाली हानियों को कम भी कर सकते हैं। पहली हानि है तांबे की हानि। जो हमने कहा कि हमने पटलित क्रॉड बनाया, हमने क्या किया था, एक फ्रेम ली, उसके ऊपर दूसरी फ्रेम रख दी, फिर तीसरी फ्रेम रख दी, वो पटलित क्रॉड है। जब हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तभी मैंने कहा था कि जो पटलित क्रॉड है वो किसका होता है, मोटे तार का बनाया जाता है, तांबे के तार का बनाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो प्रतिरोध लगा हुआ है, क्योंकि तार है तो तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध है तो जब उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मीय प्रभाव होता है ना तार का, या विद्युत का, धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। आप एक फोन भी चार्ज कर रहे हैं तो फोन गर्म हो जाता है। आपका अगर स्विच है, पंखा भी अगर बहुत ज्यादा देर तक चल गया तो आप स्विच को हाथ लगाना, वो गर्म हो जाएगा। ये कहलाता है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यही प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जो हमारे कुंडलियां हैं ट्रांसफार्मर की, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियां हैं, उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। कुछ ऊष्मा निकलेगी, वो गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो क्या होगा, उसमें से कुछ ऊर्जा निकल गई। हमने जितनी इनपुट पे लगाई उतनी पूरी हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगी। उसका जो हमने इनपुट पे लगाई उसका कुछ पार्ट ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा। इस हानि को क्या कहा जाता है, तांबे की हानि कहा जाता है। क्योंकि ये तांबे के कारण, जो हमने तार काम में लिए हैं, कुंडली बनाने के लिए जो तार काम में लिए हैं वो तांबे के हैं। और तांबा एक बेस्ट कंडक्टर होता है, एक अच्छा चालक होता है, जिसमें से धारा आराम से प्रवाहित होती है। धारा आराम से प्रवाहित होगी तो उसके अंदर उतनी ही ज्यादा ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। तो तांबे का तार बनाने के लिए, तांबे का जो तार हमने बनाया है उस कारण से ऊष्मा का ह्रास होता है। इसी हानि को क्या कहते हैं, तांबे की हानि कहते हैं। इसको कम करने के लिए क्या किया गया, जो तार बनाया गया वो मोटा बनाया गया। मोटा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो अपने आप ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह की जो हानि है, जो दूसरे तरह का लॉस इसमें मिलता है, वो है फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि, हमने कहा 2 कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, दोनों के साथ फ्लक्स होगा। अब जरूरी नहीं है कि जो प्राइमरी का फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी को मिल जाए। हो सकता है कि फ्लक्स का कुछ पार्ट सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाए, उसका लॉस हो गया, उसका लीकेज हो गया, तो इस कारण से फ्लक्स में हानि होगी। और फ्लक्स में हानि के कारण हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाता है। ये सारे जो प्रभाव हो रहे हैं, ये क्या हो रही है, जो हानियां हैं, ये हानियां क्या कर रही है, आउटपुट वोल्टेज को कम कर रही है। जो हमारा आउटपुट हमें मिलना चाहिए उसको कम कर रही है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसको कम कर रही है। तो पहली जो एफिशिएंसी कम करने का फैक्टर है वो कौन सा है, तांबे का तार, जिसके अंदर धारा प्रवाहित होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिस कारण से हमें जो आउटपुट एफिशिएंसी मिलनी चाहिए वो कम मिलती है। दूसरी तरह की क्या हो गई, फ्लक्स की हानि। प्राइमरी में जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी को नहीं मिल पाता है, कुछ फ्लक्स लीक हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो आउटपुट है वो कम एफिशिएंसी का मिलता है। इसको कम करने के लिए क्या किया गया, नरम लोहे के क्रॉड को काम में लिया गया। नरम लोहा फ्लक्स में लीकेज को कम करता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल ही लीकेज नहीं होगा, कुछ लीकेज तो होगा, लेकिन पहले के कंपैरिजन में कम कर देता है, इसलिए नरम लोहे के क्रॉड को काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट, तीसरी तरह की जो हानि मिलती है वो आती है भंवर धारा। ये याद रखना बहुत जरूरी है। भंवर धारा क्या होती है? भंवर धारा एडी करंट, इसको क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें जो करंट डेवलप होती है उस तरह की करंट को क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं कहा जाता है, एडी करंट्स कहा जाता है। फ्लक्स में चेंज हो रहा है, धारा में भी चेंज होगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, फ्लक्स कम होगा तो धारा कम हो जाएगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धाराएं उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? भंवर धाराएं कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, प्राइमरी का और सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज के कारण यहाँ पे भी भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, जिस कारण से ऊर्जा की हानि होगी और हमारा आउटपुट हमें कम मिलेगा। ठीक है, इसको कम करने के लिए क्या किया गया? पटलित रॉड काम में लिया गया। नरम लोहे का किस लिए लिया था? ताकि हमारा जो ऊर्जा की हानि हो रही थी वो कम हो जाए, फ्लक्स की हानि हो रही थी वो कम हो जाए, और भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा की हानि हो रही है वो कम करने के लिए पटलित रॉड, पतलित रॉड मतलब एक प्लेट, उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर उसके ऊपर तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ऐसे हम प्लेट्स बना देते हैं, उसकी लेयर्स बना देते हैं। तो लेयर्स बनाने के कारण उसमें जो भंवर धाराएं होती है उसको कम किया जा सकता है। लास्ट आती है शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस लॉस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? वैसे तो जब आप फिजिक्स को और डिटेल में हायर लेवल में पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक डेफिनेशन है। जब हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो एक बार तो हमारी जो कॉइल है वो मैग्नेटाइज्ड होती है, चुंबकित होती है, और जैसे ही फ्लक्स कम हो जाता है तो वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाती है, विचुंबकित हो जाती है। जैसे फ्लक्स बढ़ा, फाई बढ़ा हमारा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वो चुंबकित हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स कम हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो रहा है? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी बह रही है, धारा बढ़ी, फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो वो चुंबकित हो जाएगा। धारा कम हुई तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा तो वो विचुंबकित हो जाएगा। एक बार चुंबकित होगा, फिर विचुंबकित होगा, फिर चुंबकित होगा, फिर विचुंबकित होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पे जो रॉड है वो बार बार चुंबकित होगा और विचुंबकित होगा, जिस कारण भी ऊष्मा का ह्रास होता है। ऐसी हानि को क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ट्रांसफार्मर में मेनली ये 4 तरह के लॉसेस पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां बताइए और उसको कम करने के उपाय बताइए। तो हमें ये चारों हानियां बतानी है और उनको कम करने के उपाय भी हमने पॉइंट्स में लिख दिए हैं। ट्रांसफार्मर का जो लास्ट टॉपिक है, दक्षता, एफिशिएंसी। कोई भी डिवाइस है वो काम कैसे कर रहा है, उसकी एबिलिटी कैसी है, वो ज्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, वो कौन डिफाइन करता है? ये दक्षता ही डिफाइन करती है। हमने बताया कि ट्रांसफार्मर में इतने तरह के लॉसेस होते हैं, 4 तरह के लॉसेस होते हैं। इन 4 तरह के लॉसेस के कारण उसमें ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, जिस कारण से हमने जो इनपुट पे लगाया उतना हमें आउटपुट पे नहीं मिलता है, बल्कि हमें कम ही मिलता है। आउटपुट हमेशा इनपुट से कम मिलता है, मतलब उसकी जो दक्षता है, वो जो एफिशिएंसी, अब आउटपुट कम तो मिल रहा है लेकिन कितना कम मिल रहा है। घरों में आरओ है, सबके घरों में आरओ है ना आजकल। तो क्या होता है, उसमें एक टैंक बना हुआ है, पानी का टैंक बना हुआ है, ठीक है। मान लिया कि वो एक टैंक भरने में, हमने ये भी देखा है आरओ में कि जितना उस टैंक को भरने के लिए पानी इकट्ठा होता है उसका 3 टाइम्स पानी वेस्ट चला जाता है ना। सबसे बड़ा जो एक हम कहें कि ड्रॉबैक है आरओ का, वो यही है कि पानी का लॉस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। एक टैंक जो उसके अंदर 10 लीटर का है वो भरने में 3 टाइम्स पानी वेस्ट हो जाता है, मतलब 30 लीटर पानी वेस्ट हो गया। अब जैसे जैसे आरओ थोड़ा पुराना होता जाता है, उसके सिलेंडर्स के ऊपर मिट्टी जमने लग जाती है, अशुद्धि जमने लग जाती है, तो वो अब क्या करेगा, वो 3 टाइम्स नहीं करके हो सकता है 4 टाइम्स 5 टाइम्स इतना पानी लॉस करेगा। तो हम क्या कहते हैं, आरओ की कैपेसिटी कम हो गई, आरओ की एफिशिएंसी कम हो गई। तो जितना नॉर्मली वो आउटपुट पर दे रहा है, अगर उससे भी कम देता है तो वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। दक्षता को नापा कैसे जाता है,
पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है। पावर आउटपुट कितना था, Vs अपॉन Is, पावर इनपुट कितना था, Vp अपॉन Ip। अगर हमारा आउटपुट कम मिल रहा है और इनपुट पे हम ज्यादा लगा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और अगर हमारा आउटपुट ज्यादा मिल रहा है और इनपुट पे हम कम लगा रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। आपका एक 10 लीटर का टैंक भरने में अगर 30 लीटर पानी निकल रहा है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन आपका एक 10 लीटर का भरने में अगर 40 लीटर 50 लीटर पानी निकलता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। उस केस में क्या करते हैं, सिलेंडर को निकाल के या तो उसको क्लीन किया जाता है या सिलेंडर रिप्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को खोल के या तो उसके अंदर जो गंदगी उसकी कोर के ऊपर इकट्ठी हो गई है उसको हटानी पड़ेगी, या उसके अंदर जो वायर है उसको चेंज करना पड़ेगा। किसी न किसी तरह से हम उसके अंदर उसके जो फैब्रिकेशन है उसमें चेंजेस करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। दक्षता को हमेशा परसेंटेज में ही नापा जाता है, इतना परसेंट, क्योंकि वैल्यू तो हमेशा कम ही मिलेगी ना हमको। जैसे मान लिया कि मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी आउटपुट पावर है 80 वॉट और मैंने जो इनपुट पे लगाया है वो लगाया है 100 वॉट, ठीक है। तो अब मुझे जो पावर बनेगी वो 80 अपॉन 100 बनेगी ना, 0 से 0 कट के कितना बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। और अगर मैं इसको परसेंटेज में लूंगी तो कितना बन जाएगा, 80%। मतलब जितना मैंने इनपुट पे लगाया उसका 80% तो मुझे आउटपुट पे मिल गया, 20% लॉस हुआ है वो तो कोई बात नहीं, वो उसके जो उसके अंदर इतनी तरह की हानियां हो रही है उस कारण से। अब 80 से अगर कम हो जाए, 60 हो जाए, 50 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि उसकी दक्षता कम है, उसकी एफिशिएंसी कम है। ऐसे ट्रांसफार्मर को काम में नहीं लेना है, या उसका कंस्ट्रक्शन में कुछ उसको क्लीन किया जाए, उसको खोल के साफ किया जाए, या पूरा ट्रांसफार्मर ही चेंज किया जाए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने ट्रांसफार्मर पूरा डिटेल में पढ़ा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी संरचना, क्यों किस चीज को हमने काम में लिया, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, उसमें होने वाले लॉसेस कौन से हैं, उसकी दक्षता क्या है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। शायद समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लैंग्वेज में अपने आप लिखा जा सकता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायग्राम याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के साथ एसी की नेक्स्ट क्लास के अंदर। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें, ठीक है बच्चों। चलो।